दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है और आपकी पढ़ाई जो शानदार तरीके से चल रही है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। और आप लोगों को पता है हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा, ढंग से आपने नोट डाउन भी किया होगा, और कई विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर आप एनसीईआरटी कंटिन्यू रूप से रखिए। प्यारे साथियों, समय का हालांकि अभाव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में हमेशा समय समय पर मैं आपके साथ में रूबरू होता रहूं, और एनसीईआरटी की कक्षाएं बहुत कम समय में बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि कम कंटेंट के अंदर आपको किस प्रकार से मैक्सिमम आउटपुट मिले। लेकिन प्यारे साथियों, जिस प्रकार से मेरे को आशा और अपेक्षा थी कि आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे, आप प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करेंगे, उस प्रकार से रेस्पॉन्स नहीं आया। प्यारे साथियों, आप लोगों से आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को जून के अंदर स्कूल व्याख्याता बनना है तो आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि प्यारे साथियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। केवल और केवल आपको एनसीईआरटी के वीडियो देखने से या फिर यूट्यूब के ऊपर कहीं से एनसीईआरटी के नोट्स कबाड़ने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको खुद को मरना ही पड़ेगा। तो आप लोग साथ में जुड़ जाइए और साथ साथ में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। अधिकतर विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर आप इसकी पीडीएफ भेज दीजिए। हालांकि प्यारे साथियों, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन प्यारे साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना, रेडीमेड चीज़ रेडीमेड ही होती है। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूर्ण समर्पित होकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी प्यारे साथियों आपका जो सिलेक्शन होगा। सीधे बात करते हैं प्यारे साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, पहला अध्याय जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से देखा होगा, आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, और आपको है जो एनसीईआरटी कक्षा 12 का पहला अध्याय अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि एक दल के प्रभुत्व की बात करें, या फिर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की, या फिर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत की राजनीति की। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था प्यारे साथियों, हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। 26 जनवरी 1950 का हमारे देश का संविधान लागू होता है। अब देश के आज़ाद होने के बाद में देश के सामने कई समस्याएं थी। सबसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती थी प्यारे साथियों, लोकतंत्र की स्थापना करना, एकता और अखंडता की स्थापना करना, और साथ साथ में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। जैसे तैसे करके हम लोगों ने सभी चुनौतियों का अच्छे से सामना किया। और आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद में, या फिर बात करें संविधान के लागू होने के बाद में, 75 साल हो गए, हमारा संविधान जीवंत है। लोकतंत्र दिनों दिन प्रगति कर रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हम लोग अपने आसपास के देशों में देखें तो हमारे साथ में जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, या थोड़े समय पहले हुई या थोड़े समय बाद में हुई, उन देशों में अधिकतर देशों की बात करें तो लोकतंत्र ढह गया। हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, या फिर लोकतंत्र है जो मर गया। लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे नागरिक बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम इस प्रकार से सौभाग्यशाली है कि दिनों दिन उत्तरोत्तर हमारा लोकतंत्र जो वृद्धि कर रहा है। पहले अध्याय में हम लोगों ने सभी बातें पढ़ ली। अब आप लोग भली भांति जानते हैं कि लोकसभा के प्रथम चुनाव होते हैं 1951 और 52 में। अक्टूबर 1951 में लोकसभा के चुनाव शुरू होते हैं, फरवरी 1952 तक चलते हैं। अब प्यारे साथियों, उसके बाद में बात करें तो हालांकि आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन अब हम लोग जिस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, यह है एक दल के प्रभुत्व का दौर, वन पार्टी डोमिनेंस हम लोग कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोरिस जोन्स ने कहा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आप लोग भली भांति जानते हैं 1952 से लेकर के 1967 तक, यानी कि प्रथम तीन लोकसभा के आम चुनाव में केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। यानी कि कांग्रेस की सरकार तो थी ही थी, साथ साथ में प्यारे साथियों बहुमत के साथ में सरकार बनती थी। आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रथम आम चुनाव में 489 सांसदों का चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को बात करें तो 364 सीटें सीधी सीधी कांग्रेस के खाते में, यानी कि कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिला था। उसके बाद में दूसरे आम चुनाव की बात करें लोकसभा के, कांग्रेस को एक बार फिर से भारी बहुमत मिलता है, 371 सीटें।
उसके बाद में तीसरे आम चुनाव की बात करें लोकसभा के, कांग्रेस को एक बार फिर से शानदार बहुमत मिलता है, 361 सीटें। यानी कि 1967 तक एक दल के प्रभुत्व का दौर था और वही चीज़ें हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों को कह देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठे। कई चीज़ें मैं बोलूँगा जो आपको पीपीटी में पीडीएफ के माध्यम से नहीं मिलेगी। हालांकि मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, आपको पीडीएफ पीपीटी में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होगी जो मैं केवल बोलूँगा वो सीधे आपके कानों में जाएगी। तो उन चीज़ों को आप लोगों को साथ साथ में क्या करना है, नोट डाउन करना है। सबसे पहले अगर आप क्लास में जुड़ गए हैं, इस बेहतरीन सीरीज जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग सीरीज में आप जुड़ गए हैं, तो सेशन में अंत तक जरूर बने। और मान लो आपको लग रहा है कि सर अंत तक नहीं बन सकते हैं, नहीं जुड़े रह सकते हैं, तो एक बार पहले प्रश्न को जरूर देखें। क्योंकि प्यारे साथियों, हमारी थीम आधारित अध्ययन कर रहे हैं, हम भी बनेंगे वे कहता हम भी लेंगे मोर। सीधी बात करें, टू द पॉइंट बात करें, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग मान लो बोलवन से जुड़ गए हैं तो देखो, परखो, निरखो, और अच्छा लगे तो क्या करो, आप जो भी पैनल के ऊपर लिखवाया जा रहा है या फिर मेरे द्वारा बोला जा रहा है उसको आपको लिखना है। तो बिना कोई विलंब किए सीधे बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर। और हमारी सीरीज की खासियत है कि हम लोग PYQ करते हैं, साथ साथ में MCQ करते हैं। PYQ की बात करें, पीरियड्स ईयर्स क्वेश्चन, यानी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के प्रश्न, साथ साथ में MCQ, उसके साथ साथ में उनकी की जाती प्यारे साथियों व्याख्या। तो फिर आप लोगों का क्या हो जाता है, संपूर्ण 360 डिग्री रिवीजन हो जाता है। अब कई विद्यार्थियों ने मेरे को पर्सनल कॉल और मैसेज करके बोला कि सर एक चीज़ क्लियर बताइए कि ये क्लास ऊपर आपके लिखा हुआ है NCERT कक्षा 12 किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये शिक्षक भर्ती के लिए तो महत्वपूर्ण रहने वाली है ही है, साथ साथ में कक्षा 11 में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12 में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के लिए तो रहने ही वाली है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है। साथ साथ में अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 1 पाल या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी टॉपिक है सिलेबस में, तो ये आपके बेस है, ये आपके मील का पत्र है, ये आपके ब्रह्मास्त्र का रूप है, ये आपके लिए रामबाण औषधि है। तो NCERT से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और आप लोग बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी मैराथन क्लासें देख लेते हैं, लेकिन आप लोग अपना बेस मजबूत नहीं करते। और बड़ा भवन बनाने के लिए प्यारे साथियों, नींव का मजबूत होना क्या है, अति आवश्यक है। सीधे पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये देखिए NCERT कक्षा 12 अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, आप लोगों को साथ साथ में उत्तर बताने की कोशिश करना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन है जो सत्य है और कौन से असत्य, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य नहीं है। अब देखिए प्रश्न की फॉर्मेटिंग कितनी शानदार है। असत्य नहीं है, वो चाहता तो ये भी लिख सकता था कि सत्य है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूज करने के लिए, फ्यूज की बात करो तो कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न की फॉर्मेटिंग चेंज की है। इसमें से कौन सा असत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है तो भैया कौन कौन से सत्य है पहले अपने को पता लगाना है। देखिए अम्बेडकर साहब की बात करें तो वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल इनके संस्थापक थे। साथ साथ में ध्यान रखने प्यारे साथियों, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। तो पहला कथन तो आपका सत्य है, यानी कि असत्य नहीं है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाइसराय की काउंसिल में सदस्य थे। क्या BR अम्बेडकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था, अब आप लोगों को ये तो जानकारी होगी ना, 1939 में शुरू हुआ था, 1939 से लेकर के 1944 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाइसराय की काउंसिल में सदस्य थे, बिल्कुल सदस्य थे, ये कथन भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। उसके बाद में वह आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। क्या वह आज़ादी के बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने थे, कानून मंत्री बने थे क्या? अब बताइए फटाफट से कमेंट करके। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, केंद्र में सरकार बनी थी कांग्रेस की। मैंने आप लोगों को बताया 364 सीट जीतकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में कौन बने थे, कानून मंत्री के रूप में बने थे प्यारे साथियों आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर अगला देखिए कथन कह रहा है कि हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर
असहमत होकर उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कि ये बात सही है? बिल्कुल प्यारे साथियों, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत हो गए थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, और उन्होंने मंत्री पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। यानी कि इन्होंने मंत्री पद को ठोकर मार दी थी। इनको लगा कि हिंदू कोड बिल इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से है तो ये गलत है। उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने अंततः अपने मंत्री पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और आप लोग जानते हैं जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी कि जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था कि इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। तो प्यारे साथियों, सभी कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें से कौन सा असत्य नहीं है? तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सभी कथन सत्य है। एक भी है जो असत्य नहीं है। उपयुक्त सभी है जो असत्य नहीं है। क्या है? सत्य है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान, और संविधान के क्या कहा जाता है इन्हें? संविधान के जनक या जननी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, भारतीय संविधान में एक समिति बनी थी जिसका नाम था प्यारे साथियों प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। इसी समिति का अन्य एक और नाम था जिसका नाम है प्यारे साथियों पांडुलेखन समिति। कौन सी समिति? पांडुलेखन समिति। इसी समिति को कहा जाता है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके सदस्य कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। साथ साथ में ध्यान रखना, सदस्य ही नहीं थे, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। कौन थे अध्यक्ष? BR अम्बेडकर साहब। अब देखिए प्रारूप समिति की बात करें। प्रारूप समिति का गठन हुआ था प्यारे साथियों 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। उसके जस्ट अगले ही दिन प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है जिसमें निर्विरोध रूप से निर्वाचित होते हैं कौन? अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। लगे हाथ प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7। कुल सदस्यों की बात करें या प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? तो 7। अब आपके लिए थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न बन सकता है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 7। 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उसकी दूसरी बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसमें पहली बैठक 29 अगस्त को गठन होता है, पहली बैठक होती है आपके 30 अगस्त 1947 को। निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाता है अध्यक्ष के रूप में किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी? कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर बात करें CPI की, तो CPI की सरकार भारत में सबसे पहले किस राज्य में बनी थी? प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए तब तक मैं बता दूं, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि CPI और CPI की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1917 और 1917 में एक क्रांति हुई थी रूस के अंदर, और उस क्रांति का नाम था आपके बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर के भारत के कई क्षेत्रों के अंदर कम्युनिस्ट उभरे थे, और उसी की बदौलत भारत के अंदर CPI की प्यारे साथियों स्थापना होती है आपके 1925, और 1925 को होती है आपके, ध्यान रखना 26 दिसंबर को। कब होती है? 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट कहाँ से प्रेरित हुए थे? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित हुए थे। उसके बाद में ध्यान रखना प्यारे साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पहली बार सरकार किस राज्य में बनी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। बात करें केरल में, तो केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी भारत के अंदर, और समय था प्यारे साथियों 1957। अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न आ सकता है कि विश्व में लोकतांत्रिक रूप से पहली बार निर्वाचित CPI की सरकार कब व किस राज्य में बनी? तो भी आपका उत्तर यही होगा 1957 और केरल में। निर्वाचित रूप से पहली बार लोकतांत्रिक रूप से CPI की सरकार अगर विश्व में कहीं बनती है तो केरल में बनती है। कब बनती है? 1957 में बनती है।
अब प्यारे साथियों 1957 केरल में सीपीआई की सरकार बन गई और वहां पर सीएम बनते हैं प्यारे साथियों कौन? ईएमएस नमूद्रीपाल। कौन बनते हैं? ईएमएस नमूद्रीपाल। लेकिन प्यारे साथियों आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रथम आम चुनाव में केंद्र में सत्ता किसकी थी, सरकार किसकी थी? तो बहुत भारी बहुमत के साथ में 364 सीटें जीत करके आई थी कांग्रेस सत्ता में। कांग्रेस को रास नहीं आया भाई कि दूसरे लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं और केरल में सीपीआई सत्ता में आ जाती है। बात करें उस समय की केरल की तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, केरल में 126 सीट थी किसकी? विधानसभा चुनाव की, जिसमें से ध्यान रखना प्यारे साथियों सीपीआई को सीटें मिली थी कितनी? 60 सीटें। अब 60 सीटें सीपीआई को मिली और केरल के अंदर सरकार बन जाती किसकी? सीपीआई की। अब आप लोगों के मन में आना सर कि आधा बहुमत चाहिए और 126 में से केवल 60 सीटें सीपीआई को मिली और सीपीआई की आप कह रहे केरल में सरकार बन गई। जी हाँ बनी थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं प्यारे साथियों, 5 स्वतंत्र उम्मीदवार थे जिन्होंने सीपीआई को समर्थन दिया। तो सीटें कितनी होगी सीपीआई के पास में? 65। अपन कह सकते हैं कि सीपीआई की गठबंधन सरकार बनी थी केरल में 1957 में। लेकिन प्यारे साथियों समय आगे बढ़ता है और समय आता है आपके 1959 का। 1959 में केरल में क्या जाता है प्यारे साथियों? भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है और जो सीपीआई की सरकार बनी थी और उस सीपीआई की सरकार को कर दिया जाता है क्या? बर्खास्त। क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। तो लगे हाथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से अपन कह सकते हैं या फिर किसी सरकार को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? तो आपका उत्तर आएगा कब किया गया था? 356 का प्रयोग 1959 में किया था। वहां पर सरकार किसकी थी? ईएमएस नमूद्रीपाल या फिर अपन कह सकते हैं सीपीआई की थी। उस सीपीआई सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया था। अब लगे हाथ आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 356 में क्या लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर के 360 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 की बात करें राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 की बात करें वित्तीय आपातकाल। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अब तक भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया जा चुका है। साथ साथ में 356 की बात करें तो राजस्थान में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 356 का प्रयोग अब तक 4 बार किया गया है। कितनी बार? 4 बार। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 4 बार कब कब किया था और अंतिम बार राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया। और वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में एक भी बार नहीं किया गया है और उम्मीद करते हैं कि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगे। वित्तीय आपातकाल उस केस में लगता है जब किसी देश के पास में पैसों की कमी आ जाती है, यानी कि वित्तीय संकट आ जाता है। और भगवान से हम आप लोगों के माध्यम से या सभी के भारत के नागरिकों के पास ऐसी उम्मीद करते हैं भारत देश के पास में पैसे की कमी तो कभी आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भारत है जो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है। और आप लोग भली बात जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि भारत को 2047 से पहले किसी भी कंडीशन में अपने को इतनी मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है कि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। और वो मेहनत भारत का भविष्य प्यारे विद्यार्थियों किन पे टिका हुआ है? केवल और केवल आप पर टिका हुआ है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में भारत को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लगा नहीं है और नहीं लगेगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राजस्थान में 4 बार और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 352 का प्रयोग भारत में अभी तक प्यारे साथियों हुआ है 3 बार। अब देखिए हम लोग केवल ये नहीं कर रहे हैं कि प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आगे प्रश्न का उत्तर बता दिया, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी कक्षा 12 आप लोगों ने यहां से पढ़ ली तो अपकमिंग एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आएगा ना तो आपका गलत
नहीं होगा। और मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप लोग सिलेबस देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से पूर्ण मनोयोग पूर्ण शिद्दत से क्लास देख लेना तो आप खुद कहेंगे कि ले एग्जामिनर पूछ कहाँ से पूछेगा। आप लोग इतने प्रिपेयर हो जाएंगे प्यारे साथियों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, और पढ़ना पढ़ने से आएगा, पढ़ना पढ़ने से आएगा, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल धीरे धीरे कदमों से क्या करना है, मंजिल तक चल के जाना है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है प्यारे साथियों, RESVIKASCHOUDHARY। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। PDF के लिए कैसा भी प्रश्न हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा और पढ़ना पढ़ने से आएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थी, ग्रेड 6 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन सीरीज शुरू की है, टेस्ट सीरीज, शानदार वाली टेस्ट सीरीज, केवल और केवल नाम मात्र की फीस में। नाम मात्र की फीस की बात करें तो 21 टेस्ट केवल और केवल 521 रुपये में। कईयों के मेरे पास में मैसेज आए, कई विद्यार्थियों के मैसेज आए, कई कोचिंग संस्थानों से मैसेज आए, कई एजुकेटर से फ़ोन आए कि सर आप ये क्या कर रहे हो, केवल 521 रुपये में 21 टेस्ट, वो भी ग्रेड फर्स्ट विद्यार्थियों के लिए, और वो भी राजनीति विज्ञान सिलेबस से। तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने कोई गलत काम कर दिया क्या कि सर ऐसा करोगे तो फिर, मैंने कहा फिर क्या होगा, मैं तो इससे भी कम फीस रख सकता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे लिए आर्थिक पूंजी से ज़्यादा क्या है, सामाजिक पूंजी जरूरी है। 521 रुपये में के उन्होंने कहा आप कैसे चला लेंगे, मैंने कहा मैं ऐसे क्वालिटी दूंगा, ऐसा कंटेंट दूंगा, साथ साथ में PDF के माध्यम से उन प्रश्नों का सभी सार संग्रह 360 एनालिसिस भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जून के अंदर विद्यार्थियों को एग्जाम में ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे विद्यार्थी, केवल 225 पोस्ट हैं और 225 पोस्टों में से अधिकतर विद्यार्थी हमारे द्वारा हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हो। ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूँ, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, केवल आप, हम 100% मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को केवल पूर्ण शिद्दत से हमारे साथ में जुड़ना है। देखो सिलेक्शन आपका होगा, मेहनत हम कर रहे हैं, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्योंकि जो 225 पोस्ट हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। तो आप लोगों को किसी एक विकल्प का चयन करना। आप लोगों ने प्यारे साथियों राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है विकल्पों की स्वतंत्रता, लेकिन आप लोगों को उसमें से चयन करना है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उसका चयन करना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय जनसंघ, ये जनसंघ का प्रश्न आ गया, बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय जनसंघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। इनके साथ साथ में कौन, इसके साथ में एक और व्यक्ति जिनका नाम था प्यारे साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये कौन थे, जनसंघ के संस्थापक सदस्य। जनसंघ ने अंग्रेजी को हटा करके हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन की अगुवाई की। बिल्कुल इन्होंने कहा कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, कथन भी सही है। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, जनसंघ ने भारत में आणविक हथियारों के निर्माण का समर्थन किया था। बिल्कुल इनका तो समर्थन किया था, लेकिन इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध नहीं किया था, ऐसा कोई विरोध नहीं किया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बी। 1, 2 और 4 क्या है, सत्य कथन है। अब देखिए एक यहाँ पर एक प्रश्न छोटा सा छुपा हुआ है कि जनसंघ ने भारत में आणविक हथियारों के निर्माण का समर्थन किया था। आणविक हथियारों की बात करें या फिर बात करें प्यारे साथियों परमाणु हथियारों की, आप लोगों को जानते हैं सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था प्यारे साथियों विश्व में, किसी देश ने किया था चीन ने, और किया था आपके प्यारे साथियों 1964 में। बात करें प्यारे साथियों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण और कब किया था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 18 मई 1974 को कहाँ पर किया था, तो क्या था आपके पोखरण में। और इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, नाम था आपके इस्माइलिंग बुदा। क्या था,
स्माइलिंग बुद्धा था। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था। तब तक मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं प्यारे साथियों कि P5 वाले देश कौन कौन से। P5 वाले देश ध्यान रखना प्यारे साथियों, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। कौन कौन से? एक है आपके अमेरिका, उसके बाद में आपके प्यारे साथियों ब्रिटेन, उसके बाद में आपके चीन, उसके बाद में प्यारे साथियों आपके फ्रांस और उसके बाद में आपके रूस। ये P5 वाले देश है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनसंघ की बात करें कि जनसंघ के बारे में ये सभी कथन तो ये 1, 2 और 14 कथन सत्य है और ये विरोध आपके नहीं किया था। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो लगे हाथ प्यारे साथियों बता दूं, हुई थी आपके 1951 में। अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूं कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के अपन कह सकते हैं एक ही विचारधारा। या फिर आप लोगों की जानकारी बता दूं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किस पार्टी से जुड़ी हुई है या फिर किन से जुड़ी हुई है? तो प्यारे साथियों जनसंघ या फिर हम लोग कह सकते हैं RSS। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन सी शख्सियत शामिल थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, रफी अहमद किदवई शामिल थे, राजकुमारी अमृता कौर, जॉन मथाई, जगजीवन राम, गोपाल स्वामी आयंगर और आपके श्री गोडगिल। ध्यान रखना एकमात्र महिला जिनका नाम क्या था? राजकुमारी अमृता कौर। ये अंतरिम सरकार और अंतरिम सरकार में PM कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि अंतरिम सरकार के PM कौन थे। आप लोगों की जानकारी लेके बता दूं प्यारे साथियों, अंतरिम सरकार में C राजगोपालाचारी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, गोडगिल जी के नाम हमने अभी आ ही गए, ये भी शामिल थे, जरमदास दौलतराम भी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और श्री योगी भी थे। C राजगोपालाचारी की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जिनका नाम क्या है? C राजगोपालाचारी। जबकि बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपके राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी की बात करें तो आपके अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री थे? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, शिक्षा मंत्री थे और इनको आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिले। सरदार पटेल की बात करें तो लोहे पुरुष जिनको एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और भारतीय अंतरिम सरकार के या फिर प्रथम मंत्रिमंडल की बात करें तो ये थे आपके गृह मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। गोडगिल जी की बात करें तो गोडगिल जी का संबंध राजस्थान से कैसे? फटाफट से बताइए। आप लोग जानते हैं कि एकीकरण का प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो प्रथम और दूसरे चरण में फटाफट से कमेंट करके बताइए कि उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 2 सूचियां दी गई है। पहली सूची में नेताओं के नाम दर्ज है और दूसरी सूची में दलों के नाम है। दोनों सूचियों में मेल बिठाना है। अब एक सूची में तो आपके इधर थे आपके नेता और इधर है आपके दलों के नाम। कौन से नेता का संबंध किस दल से है? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। S.A. डांगे का संबंध किससे? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि S.A. डांगे का संबंध किससे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध है किसका? S.A. डांगे का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो प्यारे साथियों जनसंघ से संबंध है किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उसके बाद में बात करें मीनू मसानी, तो मीनू मसानी का संबंध है आपके स्वतंत्र पार्टी से। और अशोक मेहता की बात करें तो हो जाएगा आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो आपके यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। सॉरी यहाँ हो जाएगा 2 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला हो जाएगा आपके 1 और यहाँ हो जाएगा आपके 4। 1 2 3 कहाँ है? 4 1 2 3 आपका B है जो सही हो जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत ईजी है प्यारे साथियों। आप लोगों को सभी पार्टियों के नेता का नाम याद रखना है, सीधे सीधे आपके फ्री में नंबर मिल रहे हैं और आप लोगों को नेता के नाम बार बार पढ़ेंगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र पार्टी से संबंधित कथनों पर विचार करना। स्वतंत्र पार्टी चाहती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कमतर हस्तक्षेप करे।
बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र पार्टी और स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो अगस्त 1959 में स्वतंत्र पार्टी का क्या होता है प्यारे साथियों, गठन होता है। और गठन किसके द्वारा होता है, तो सी राजगोपालचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी का गठन होता है। ये चाहती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कमतर हस्तक्षेप करे। अब आप लोगों के सामने ये प्रश्न तो आ गया, ठीक है, अब ऐसा कौन सा देश है जो वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है, या फिर ऐसा उदारवादी देश या फिर पूंजीवादी देश कौन सा है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यूएसए। उदारवादी व्यक्ति या फिर उदारवादी देश की बात करें तो वहां पर व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है कि व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी उतना कमा लेगा, और अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप क्या करे, व्यक्तियों से संबंधित अर्थव्यवस्था व्यक्ति अपना आप कमा लेंगे, व्यक्ति को आप खुला छोड़ दीजिए। जबकि बात करें प्यारे साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, तो वो चाहती है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे, जिससे क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई चौड़ी हो रखी है ना, वो संकरी हो जाएगी, दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी कि बात करें पूंजीवादी देशों की तो 90% लोगों के पास में केवल 10% पूंजी होती है, जबकि 10% लोगों के पास में 90% पूंजी होती है उदारवादी देशों में। उसके पीछे कारण है प्यारे साथियों कि योग्यतम की उत्तरजीविता। आप लोग तो राजनीति विज्ञान अच्छे से पढ़ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। उदारवाद है, पूंजीवाद है, नकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवाद है, व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र पार्टी किससे नजदीक संबंध रखना चाहती थी, ऑप्शन में आ जाए यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था में कम से कमतर हस्तक्षेप करे, इसका तात्पर्य है कि स्वतंत्र पार्टी अपन कह सकते हैं कि यूएसए से क्या रखती थी, नजदीकियां। क्या रखती थी, नजदीकियां। यानी कि 1% के इर्द गिर्द जो भी पर्सन बन रहे हैं ना, हम लोगों को पूरे क्लियर करने। यह पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम करने को सही मानती थी। अब देखिए, यह पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को सही मानती थी क्या? अरे प्यारे साथियों, अगर यूएसए से नजदीकियां रखेगी तो फिर दोस्ताना संबंध यूएसए से एसएसआर से कैसे रखेगी? सॉरी, देखिए यह पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति यानी कि नॉन अलाइनमेंट नाम की बात हो रही है यहाँ पर। जिनके संस्थापक सदस्य कितने थे फटाफट से कमेंट करके बताइए। गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को सही मानती थी। अरे भाई साहब, ऊपर तो अभी मैंने बताया कि यूएसए से नजदीकियां बढ़ा रही थी, तो यूएसएसआर से दोस्ताना रिश्ते कायम करना अच्छे नहीं मानती थी। तो ये आपका 2 नंबर है जो गलत हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि थोड़े समय के लिए इससे भी नजदीकियां बढ़ा ले, थोड़े समय के लिए इसे भी दोस्ताना संबंध कर ले। नजदीकियां बढ़ाना है तो एक के साथ बढ़ो, दोस्ताना संबंध रखना है तो एक के साथ में रखो, ऐसे नहीं थोड़ी देर इधर थोड़ी देर इधर। समझ रहे बात को? तो स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप हो, तो हम कह सकते हैं कि वो यूएसए की अर्थव्यवस्था को अच्छी मानती थी। तो यूएसए की अर्थव्यवस्था को अच्छी मानती थी, उससे नजदीकी बढ़ाती थी, उनसे दोस्ताना संबंध थे, तो ये यूएसएसआर से तो नहीं होंगे। इस पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार और राजा महाराजाएं आकर्षित हुए, ये आपके है जो सही हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 3 कौन से कथन सत्य है, यानी कि सी है जो आपका सही हो जाएगा। इस पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार यानी कि जमींदार इसकी ओर आकर्षित हुए, यानी कि जमींदारों ने इस पार्टी को समर्थन दिया, और राजे महाराजे आकर्षित हुए क्योंकि उनके पास में पहले से पैसे थे। और आप लोग जानते हैं कि पैसे से पैसे कमाए जा सकते हैं, यानी जिनके पास में पैसे होंगे, जिनके पास में विवेक होगा, वो तो यही कहेगा ना कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे। और आप लोगों ने एडम स्मिथ का आदर्शीय हाथ वाला सिद्धांत पढ़ा होगा ना, कि सरकार हाथ को पीछे रखे, दिखे नहीं कि सरकार का हाथ है या नहीं है, और डेड हाथ यानी हाथ है ही नहीं, वो सिद्धांत किसने दिया था? तो यूएसए वाले लोग तो कहते हैं, यूएसए की सरकार कहती है कि सरकार कल्याणकारी कार्य क्यों करे। आप लोग भली बात जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप लोग भली बात जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, निचोड़ है। भारत में आप लोग ये भी जानते हैं कि गर्भ से लेकर के कब्र तक सभी काम सरकार ही करती है, यानी कि शिशु का जन्म होता है ना, उससे पहले आप लोग भली बात जानते हैं कि आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए पोषाहार मिलता है। बच्चा हो गया,
उस समय सरकारी इलाज फ्री वगैरह वगैरह, खूब सारी सोनोग्राफी वगैरह, खूब सारी मतलब सुविधाएं रहती है। उसके बाद में आप लोग ये भी जानते हैं कि मान लीजिए कि आप जहाँ रह रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, मान लो आपको कोई लावारिस हालत के अंदर या फिर अपन कह सकते कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके आसपास में कोई है भी नहीं, तो आप सरकार को सूचना दे सकते हैं, आसपास के थाने में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी सरकार के माध्यम से उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये तो भारत, आप लोग ये भी जानते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, तो भारत क्या है, नैनी स्टेट है ना। तो ये आपके इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। देखिए प्यारे साथियों, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, पूरा मैं एनसीईआरटी में ही कवर करवा दूँ पूरी राजनीति विज्ञान ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस को, लेकिन कुछ समय की पाबंदियाँ है, कुछ अपने को अध्याय के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन को आप लोगों को बताना। इसका गठन 1951 हुआ था, बिल्कुल सही है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था, बिल्कुल सही बात है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी, बिल्कुल कही थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का समर्थन किया था। तो प्यारे साथियों, असत्य कथन क्या हो जाएगा, ये वाला डी कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगी। इन्होंने रियायत देने का समर्थन नहीं किया था। अब देखिए, जनसंघ की स्थापना 1951 में किसने की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। साथ में कौन थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, इन्होंने कहा एक ही देश है, एक ही संस्कृति है, एक ही राष्ट्र है। इस पर क्या दिया था, बल दिया था। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत की बात कही थी, बिल्कुल इन्होंने कहा था कि खंडित भारत हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, अखंड भारत होना चाहिए ना, यानी खंड विहीन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। फिर से असत्य कथनों को बताना। इसके संस्थापक रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, बिल्कुल रूस की बोल्शेविक क्रांति, और ये हुई थी आपके 1917 में। कब हुई थी आपके, 1917 में। और इनका नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखना, किया था आपके लेनिन ने, से प्रेरित थे, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का विरोध करने का निर्णय लिया। नहीं, इन्होंने विरोध नहीं किया था, विरोध नहीं किया था। तो क्या किया था, इन्होंने किया था आपके प्यारे साथियों समर्थन। क्या किया था, समर्थन किया था। गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत इस दल के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कैडर मौजूद था, बिल्कुल इनके पास में कैडर मौजूद था। आप लोग ये भी जानते हैं कि इनके पास में आजादी के समय सुचारू पार्टी मशीनरी और कैडर था, तभी तो आप लोग जानते हैं कि 16 सीटें मिली थी फर्स्ट आम चुनाव में, किसको, सीपीआई को। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सीपीआई दूसरे स्थान पर रही थी प्रथम लोकसभा के चुनाव में। इस दल ने स्वतंत्र उपरांत तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल बढ़ावा दिया था। तो इसमें से प्यारे साथियों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ये है जो आपके असत्य हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन है जो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का कितना प्रतिशत था। अब प्यारे साथियों पहले तो बात करते हैं 1952 के चुनाव। 1952 के कौन से चुनावों की बात हो रही है, तो ध्यान रखना कौन से चुनाव की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है प्यारे साथियों लोकसभा। और 1952 की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों आपके नवंबर 1951 से लेकर के आपके फरवरी 1952 तक प्रथम लोकसभा के चुनाव होते हैं। फिर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 17 करोड़ मतदाता थे। कितने, 17 करोड़ मतदाता। इसमें साक्षरता का प्रतिशत यानी कितने साक्षर थे, तो ध्यान रखना केवल और केवल 15% लोग थे, क्या थे, साक्षर थे। अब केवल 15% लोग साक्षर थे, कुल 17 करोड़ मतदाता थे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि मतदाताओं की बात करें प्रथम आम चुनाव में तो पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं को भी मत देने का अधिकार था। और 1952 के समय की बात करें तो यूरोप के अधिकतर देशों में या फिर यूरोप के कई देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था।
अब 17 करोड़ मतदाता भारत में, जिसमें केवल और केवल 15% साक्षर। तो भारत निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों 25 जनवरी 1950 को, उसके सामने साथ ही साथ विश्व की पैनी नजरें थी भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव के ऊपर कि 17 करोड़ मतदाता जिसमें केवल और केवल 15% साक्षर, किस प्रकार से चुनाव हो जाएंगे। चुनाव होना बहुत डेढ़ी खीर है। लेकिन प्यारे साथियों, निर्वाचन अधिकारियों की सजगता, सहजता, जागरूकता और हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण नागरिकों की या फिर मतदाताओं की कर्तव्यनिष्ठता या फिर अपन कह सकते हैं गेट टुगेदर, एक दूसरे के सहयोग से उस काम को अंजाम दिया था। और हम लोग कह सकते हैं कि विश्व में शांतिपूर्ण रूप से इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में सफल आम चुनाव हुए थे। आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी, एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ा, तो प्रथम आम चुनाव में कई मतदाता सूचियों में, पंजीकृत मतदाता सूचियों में ये लिखा हुआ था, महिला का नाम लिख दिया, उसके बाद में पति का नाम नहीं है तो ये लिख दिया अल्लाह की बेटी, फल्ला की बीवी, या फिर कुछ अलग नाम लिख दिया। लेकिन बहुत सजगता, सहजता और शांतिपूर्ण तरीके से शानदार चुनाव हुए थे। और आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 3200 विधायकों को चुनना था। कितने विधायकों को? 3200 विधायकों को चुनना था और 489 सांसदों को चुनना था। लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी लगे और इस काम को अंजाम दिया था। तो प्रथम आम चुनाव में साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? केवल और केवल 15%। अब प्यारे साथियों, लगे हाथ बता देता हूं कि मतदाता या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रारंभ में या फिर प्रथम आम चुनाव में पंजीकृत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 21 साल। लेकिन प्यारे साथियों, समय आगे बढ़ता है और 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत मतदाता की आयु सीमा 21 से घटा करके कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर 18 साल का व्यक्ति है जो वोट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन नहीं दे सकता है। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे दे सकता है, दूसरी तरफ कह रहे नहीं दे सकता है। केवल आप लोगों ने अगर 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए किसी, अभी जैसे सरपंचों के आगे चुनाव आने वाले थोड़े समय बाद में, पंचायत समिति के, नगर पालिका के, जिला परिषद के, और कोई मेरे जैसे उठ के चला जाएगा कि लो देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 19 साल है, मैं तो वोट दूंगा। अब भैया आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 19 साल है, लेकिन आपका नाम पंजीकृत मतदाता सूची में भी तो होना जरूरी है। जब तक आपकी उम्र मान लो 50 साल हो गई और आपने पंजीकृत मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़वाया तो आप लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं। अब आप लोगों को मन मारा सर तो फिर मतदाता सूची में नाम कहाँ से जोड़ें, कैसे जोड़ें? आप लोग जानते होंगे प्यारे साथियों, एक होते हैं BLO। BLO की बात करें, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि मुख्य रूप से सरकारी अध्यापक को बनाया जाता है। आपकी उम्र अगर 18 साल हो गई है, आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में किसी की उम्र 18 साल से अधिक है और अगर उसका नाम पंजीकृत मतदाता सूची में नहीं है तो आप लोग प्यारे साथियों तुरंत पंजीकृत मतदाता सूची में उसका नाम जुड़वाइए। अगर आप लोग सक्रिय हैं, आप लोग जागरूक हैं, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं तो आप लोग ये भी जानते हैं कि मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और हाल ही में हम लोगों ने हमारे स्कूल में धूमधाम से मनाया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 15वां मतदाता दिवस मनाया था। 2011 में मतदाता दिवस मनाना शुरू किया। तारीख थी प्यारे साथियों 25 जनवरी। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद में पहली बार 25 जनवरी 2011 को मतदाता दिवस मनाया गया। पहली बार 2011 को मतदाता दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और 2011 आते आते 61 साल हो जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं, अभी मैंने बताया कि 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। इस तिथि को हम कह सकते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को याद रखने के लिहाज से भी 2011 से कंटिन्यू रूप से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आपके सीधा सीधा बनने की पूरी संभावना है इस अलर्ट से। और बात करते हैं लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की,
तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का भाग 15 आर्टिकल संख्या बात करें तो 324 से लेकर के 329 के तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है। अब फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल की शपथ किसने ली? 1948 में भारत के गवर्नर जनरल की पद की शपथ ली थी आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य या फिर बात करें सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें ना तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड रिपन की बात करें ना तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहा जाता है? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोगों के उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्थानीय स्वशासन या फिर भारत में स्थानीय स्वशासन की बात करें या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो भारत में इसके जनक कौन है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? पूरे देश में बात करें ईवीएम और ईवीएम की बात करें, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पूरा क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखिए पूरे भारत में बात करें तो प्यारे साथियों 2004 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2004 में पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया। जबकि पहली बार प्रयोग की बात करें प्यारे साथियों, पहली बार प्रयोग 1990 के दशक में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम से क्या फ़ायदा होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या फ़ायदा होता है कि प्यारे साथियों बहुत कम समय में वोट पड़ जाते हैं और इनकी काउंटिंग भी आसानी से होती है। ईवीएम में आपको पता है ईवीएम मशीन होती है, एक बटन होता है, एक बटन क्या जिसमें जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उतने बटन होते हैं और सामने उसका चुनाव चिन्ह होता है। जिसको भी आपको वोट देना है, अपना मत देना है, उस चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन पर दबाता है तो बीप की आवाज़ आती है। इसका तात्पर्य है कि आपका वोट लग गया है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो समाजवादी नेता कौन थे? समाजवादी नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। इन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन है जो सत्य है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और बात करें समाजवादी पार्टी की बात करते इसका गठन होता है 1934 में। गठन करते हैं कौन? आचार्य नरेंद्र देव। ये बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिल्कुल बौद्ध धर्म के विद्वान थे और इन्होंने है जो किसान आंदोलन में भूमिका निभाई थी। आपके ऑप्शन है जो डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 1920 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। बिल्कुल भाई साहब, आप लोगों को मैंने बता दिया कि 1920 के दशक के
शुरुआती वर्षों में भारत में विभिन्न साम्यवादी समूह उभरे और समूह उभरने के पीछे कारण क्या था आप लोग ये भी जानते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुई थी, वहां से प्रेरित थे। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सोवियत संघ की विचारधारा को सही नहीं मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इनके पक्ष में राय रखने वाला ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPI-M अलग दल बनाया। ये बात भी आपकी सही है। तो आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, सही है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए CPI और CPI की बात करें तो गठन होता है आपके 1925 में CPI का गठन होता है। समय आगे बढ़ता है और एक पार्टी इसमें से टूट के अलग बनती है और उसका नाम है प्यारे साथियों CPI-M और इसका गठन होता है आपके 1964 में। समय और आगे बढ़ता है, इसमें से एक और पार्टी अलग होती है और उसका नाम है प्यारे साथियों CPI-ML, इसका गठन होता है आपके 1969 में। ये तीनों तारीखें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। CPI की बात करें, फटाफट से कमेंट करके बताना कि केरल में पहली बार CPI की सरकार कब बनी थी, CM कौन बने थे, और लगे हाथ ये भी बताना कि उस सरकार को कब हटा दिया गया था, और ये भी बता देना कि किस अनुच्छेद के तहत उस सरकार को हटाया था। 4 प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। अब देखिए CPI की बात करें, इस CPI और इस CPI का गठन होता है प्यारे साथियों 1925 में गठन होता है। EMS नमूंद्रीपाद, AK गोपालन, अजय घोष, P सुंदरैया और PC जोशी इसके क्या है, CPI के नेता है। EMS नमूंद्रीपाल की बात करें तो 1957 और 1957 केरल में बनते क्या प्यारे साथियों, CM। अब देखिए CPI-M और CPI-M की बात करें तो 1964 में CPI से CPI-M अलग बन गई। हरिकिशन सिंह सुरजीत, ज्योति बसु और P सुंदरैया इनके नेता है। उसके बाद बात करें CPI-ML और इसका गठन होता है प्यारे साथियों 1969 में। और इनके बात करें कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगम संताल इसके नेता थे। अब आप लोगों के मन में आ रहा कि इधर भी P सुंदरैया है और इधर भी P सुंदरैया है, तो आप ये बताइए सर कि P सुंदरैया CPI के थे या CPI-M के थे। तो प्यारे साथियों ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगे। पहले है जो आपके P सुंदरैया विचारधारा CPI से रखते थे, यानी कम्युनिस्ट नेता तो थे ही थे, लेकिन CPI से इनकी थोड़ी सी विचारधारा अलग हो जाती है कब, 1964 में, और ये नई पार्टी बना लेते हैं कौन, CPI-M। तो पहले CPI में से संबंधित थे, उसके बाद में सुंदरैया जी। वैसा देखा जाए ना ये सभी नेता CPI या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से ही है, लेकिन हम लोगों ने आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा इनका अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्रश्न की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से रहेगी। प्रश्न आएगा इसमें से कौन सा नेता CPI-ML से संबंध नहीं रखता है, 3 ये दे देंगे, चौथा ये दे देंगे, समझ गए। या फिर आएगा इसमें से कौन सा नेता है जो CPI और CPI-M से संबंध रखता है, तो P सुंदरैया जी CPI से भी संबंध रखते हैं और CPI-M से भी संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो किसके संस्थापक थे, ध्यान रखना प्यारे साथियों, जनसंघ। और जनसंघ की स्थापना कब होती है, 1951 में होती है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, बिल्कुल वैसा भी कार्यकर्ता थे। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य तथा पहले महासचिव थे, बिल्कुल महासचिव भी थे और संस्थापक सदस्य भी थे। इनको समग्र मानवतावाद सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, बिल्कुल सही है। और ये प्यारे साथियों समग्र मानवतावाद सिद्धांत ग्रेड फर्स्ट 2022 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी RTC के द्वारा, उस पेपर में भी आया था और ये मैंने सही किया था। तो इस प्रश्न के बदौलत 2 नंबर मेरे को भी मिले थे। तो वापस से हो सकता है कि रिपीट हो जाए कि समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। तो आपके है जो कौन से कथन सत्य है, तो 1, 2 और 3 C है जो आपकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आप लोगों को छांटना है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती, बिल्कुल। अब आप लोगों की जानकारी के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
फर्स्ट की बात करें तो 364 सीटें जीती थी, सेकंड की बात करें तो सीटें जीती थी 371 और थर्ड की बात करें तो 361 सीटें जीती थी। किसने? कांग्रेस ने। तो पहला कदम आपका सही हो जाएगा। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल 16 सीटें हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। बिल्कुल 16 सीटें मिली थी किसे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, और दूसरे स्थान पर रही थी। अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी कि ये विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला हुआ था सीपीआई को, क्योंकि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी। प्यारे साथियों ध्यान रखना, विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि विपक्ष का दर्जा 1977 के बाद में शुरू हुआ है। विपक्षी की पार्टी का दर्जा 1977, और अगर आप लोग 10% सीटें लेकर आएंगे तभी आपको विपक्ष की पार्टी का दर्जा मिलेगा। बात करें प्यारे साथियों अभी जो लोकसभा चल रही है, इससे पहले वाली, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है और इससे पहले कौन सी लोकसभा चल रही थी भारत में। इससे पहले वाली लोकसभा में कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं था, क्योंकि 10% सीटें कवर नहीं करी थी। हाँ ये अलग बात है, उनको ऐसे दे रखा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन बात करें तो उसके पास में 10% सीटें नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। बिल्कुल हम लोगों ने बता दिया, EMS नमूंद्रीपाल सीएम बने थे, और लोकतांत्रिक रूप से पहली बार कहीं पर सीपीआई की सरकार बनी, तो कहाँ पर बनी? भारत में और केरल में। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसमें से क्या होगा। अब प्यारे साथियों ऑप्शन डी कह रहा है कि 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया। अब आप लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बर्खास्त किया, और 1959 में किया था, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य लग रहा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बर्खास्त किया था 1959 में किया था, केरल में किया था, सीपीआई की सरकार थी। लेकिन देखिए एग्जामिनर यहाँ पर आपसे सिली मिस्टेक करवा रहा है। कौन सी मिस्टेक? सिली मिस्टेक करवा रहा है। आर्टिकल 352 क्या है? आर्टिकल 352। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 352 से बर्खास्त नहीं किया था। प्यारे साथियों मैंने आपको इधर लिखवाया था कि आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति को लगे कि राज्यों में सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। और यहाँ पर तो अनुच्छेद 352 दे रखा है, तो आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। अब प्यारे साथियों छोटी छोटी मिस्टेक है जिसे हम लोग सिली मिस्टेक कहते हैं, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो प्यारे साथियों कोई भी चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, तो आपको हल्के में नहीं लेनी है। हल्के में लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। अगर ये लोग आप आनंद फानंद में 352 देखते ही नहीं तो आपको तो लगता है कि ये सब सही है, फिर आप क्या हो जाते? फ्यूज हो जाते। तो आप लोगों के लिए ये क्लास है इतनी फायदेमंद, इतनी बेहद मजेदार और शानदार वाली होगी। आपको एग्जाम के अंदर सीधी सीधी मेरी आवाज गूंजेगी और आपको हो जाए उत्तर जो सही हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता है जो एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन क्या है? जरूर मिलेगी। और जो आपका सुनहरा संघर्ष है, जो सुनहरी सफलता में तब्दील होगा ना, तो आपको जो अलग ही फीलिंग आएगी। क्योंकि प्यारे साथियों ग्रेड फर्स्ट पद, प्रतिष्ठा, पैसे में बहुत बड़ा पद है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है ये बताना। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। कथन बी कह रहा है, दो कह रहा है भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 को हुआ था। कौन से कथन सत्य है? फटाफट से कमेंट करके बताना है कौन से कथन है जो सत्य है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया था। फटाफट से कमेंट करके बताइए। सुकुमार सेन, अच्छा तीसरा ये भी है, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। बताइए कौन से कथन सत्य है। तो देखिए प्यारे साथियों, हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत नहीं किया था। आप लोगों के मन में आ रहा सर क्यों नहीं किया था 26 नवंबर? हमने तो प्रस्तावना में भी पढ़ा है। बिल्कुल मैंने भी पढ़ा है प्रस्तावना में ऐसा कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया जाता है।
यहाँ तो भैया 1950 दे रखा है और संविधान की प्रस्तावना 1949 लिखा है, तो पहला कथन तो है जो गलत है हो ही जाएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, बिल्कुल हुआ था। हम आपको तारीख भी बता देते हैं, 25 जनवरी को हुआ था। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे, बिल्कुल बने थे। तो कथन 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब प्यारे साथियों, अंगीकृत, यहाँ पर एक शब्द आया, कौन सा शब्द आया, अंगीकृत एक शब्द आया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, आत्मार्पित किया था। और कब किया था, 26 नवंबर 1949 को किया था। इनका क्रम आपके कभी न कभी एग्जाम में जरूर पूछेंगे। तो पहले अंगीकृत, फिर आएगा अधिनियमित, फिर आएगा आत्मनिर्मित। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक प्रस्तावना की बात हो रही है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो आप लोगों से एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया था। फटाफट से कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई। आप लोग ये तो जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया जाता है। मेरा प्रश्न सुन लिया, नहीं सुना तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, 1952 के आम चुनाव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल भाई जी, मील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि माइलस्टोन साबित हुआ। 1952 का प्रथम आम चुनाव आपके नवंबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसदों का चुनाव करना था। 17 करोड़ मतदाता थे और उस वक्त साक्षर मतदाता कितने थे, 15% क्या थे, साक्षर, यानी कि बाकी क्या थे, अनपढ़ थे। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कार्मिकों को प्रशिक्षित किया था। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 क्या है, सत्य कथन है। 15% क्या थे, मतदाता थे। बात करें 489 में से कांग्रेस को कितने सांसद यानी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो 384 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी, जबकि 16 सीटों पर विजय किसको प्राप्त हुई थी, सीपीआई को हुई थी। दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था, सीपीआई था। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही प्यारे साथियों। आजादी प्राप्त करने से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। बिल्कुल एक कांग्रेस पार्टी है जो विचारधारात्मक गठबंधन थी। और बात करें प्यारे साथियों कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है प्यारे साथियों 1885 और 1885 में स्थापना होती है। और पहले अध्यक्ष या फिर स्थापना की बात करें तो किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की क्या की थी प्यारे साथियों, स्थापना की थी। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधारा के मध्यम मार्ग को समाहित रखा था। बिल्कुल ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें प्यारे साथियों कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में सभी प्रकार के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है धर्मशाला संगठन। धर्मशाला संगठन। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस को धर्मशाला संगठन किसने कहा, या फिर कांग्रेस को छाता संगठन किसने कहा, छाता संगठन। या फिर कांग्रेस को, या फिर 1952 से लेकर के 1967 तक के चुनाव को वन पार्टी डोमिनेंस की सरकार किसने कहा था। तो धर्मशाला संगठन की बात करें तो प्यारे साथियों धर्मशाला संगठन कहा था आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, कांग्रेस एक धर्मशाला संगठन है। जबकि प्यारे साथियों बात करें छाता संगठन तो कहा था आपके नॉर्मन डी पामर। नॉर्मन डी पामर ने कांग्रेस को कहा था प्यारे साथियों छाता संगठन। जबकि 1952 से 1967 तक कांग्रेस केंद्र में थी। ओपीडी की तात्पर्य है वन पार्टी डोमिनेंस, और ये किसने कहा था, ये कहा था आपके मोरिस जॉनसन ने। और लगे हाथ
आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 1952 से लेकर के 1967 तक केंद्र में कांग्रेस को भारी बहुमत था। इस कारण से एक विद्वान हुए जिसका नाम है आपके प्यारे साथियों रजनी कोठारी जी। और रजनी कोठारी जी ने इस समय या फिर इस काल को कहा था आपके कांग्रेस प्रणाली। क्या कहा था? कांग्रेस प्रणाली। तो प्यारे साथियों प्रश्न एक था, लेकिन इसके इर्द गिर्द सभी आपके कॉन्सेप्ट क्या हो गए? क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, सी राजगोपालचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रश्न आपके देखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा आजादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में भी मंत्री बने थे। और मंत्री बने थे प्यारे साथियों आपके कौन से? तो ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री बने थे। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखना सी राजगोपालचारी। इनके साथ साथ में भारत रत्न दिया था प्यारे साथियों एस राधा कृष्णन, और साथ में दिया था आपके सीवी रमन साहब को भी। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ये आपके तीनों ही कथन है जो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही? और दूसरे स्थान पर रही थी आपके कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सीपीआई। और सीटें कितनी मिली थी? 16। सीपीआई की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1925 में। सीपीआई की स्थापना भारत में, उसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली? तो रूसी या फिर ध्यान रखना प्यारे साथियों बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1917 में। इस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों 1934 में। और किसके द्वारा होती है? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों अगस्त 1959 में। किसके द्वारा? तो ध्यान रखना आपके सी राज गोपालचारी जी के द्वारा। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जनसंघ की बात करें तो स्थापना होती है आपके 1951 में। किन के द्वारा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के द्वारा इनकी स्थापना होती। तो प्रथम आम चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी कौन सी पार्टी? आपके सीपीआई। अब देखिए, भारत में चुनाव आयोग है, बिल्कुल भारत में चुनाव आयोग तो है, लेकिन चुनाव आयोग क्या है? प्रश्न ये है। देखिए, केवल एक न्यायिक संगठन है? केवल एक न्यायिक संगठन है? नहीं, न्यायिक संगठन नहीं है। केवल एक कार्यकारी संगठन है? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? आंशिक न्यायिक और अनिवार्य कार्यकारी संगठन है। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। ठीक है ना, अनिवार्य न्यायिक और ये भी नहीं है। अब प्यारे साथियों, चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना हुई थी प्यारे साथियों 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन सा दिवस? और ध्यान रखना प्यारे साथियों, दिवस मनाया जाता है आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो अभी वर्तमान में 2025 जनवरी को भी मनाया था। कौन सा मतदाता दिवस था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 15वां मतदाता दिवस था। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाना शुरू किया था 2011 में। 2011 में क्यों मनाना शुरू किया? तो आप लोग जानते हैं कि पहले मतदाताओं की उम्र होती थी 21 वर्ष। कितनी होती थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये होता आपके 1989 में। इस समय इस 21 वर्ष को घटा करके कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। इस कारण से, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1950 से लेकर के 2011 61 वर्ष इस दरमियान आते हैं। इस 61 के आंकड़े को याद रखने के लिए और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जब की गई, इस कारण से 2011 से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो प्यारे साथियों भाग और भाग ध्यान रखना 15। आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर के 329 के तक किसका उल्लेख है? चुनाव आयोग का है।
चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जबकि 2 सदस्यीय होते हैं। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। आप लोगों की जानकारी आप लोग कमेंट बताएं, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि राजीव कुमार वर्तमान में अपन कह सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहां पर है, भारत निर्वाचन आयोग की। अब एक देखिए प्यारे साथियों, चलो ये आपके राजीव कुमार है, तो आप बता दीजिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन है तो निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में निर्वाचन है तो कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, या फिर एकल संक्रमणीय अनुमानित प्रणाली, या फिर अनुमानित प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचित प्रणाली। प्यारे साथियों, सही उत्तर क्या जाएगा आपके ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहां से आपके एक टर्म निकलती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है, इसका तात्पर्य प्यारे साथियों ये है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में उस देश के नागरिक को उस देश में चुनाव में मत देने की शक्ति प्राप्त होती है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और बात करें भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। अब प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई। बीच में मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई, कब लागू हुई। कई विद्यार्थियों के उत्तर आ रहे हैं कि सर हुई थी आपके 26 नवंबर 1949 को। प्यारे साथियों, ये उत्तर आपका सरासर क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना लागू हुई थी आपके 26 जनवरी 1950 को। जो आप लोग पढ़ रहे ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बिल्कुल ये मानता हूँ। और उसमें एक डेट भी लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। लेकिन प्यारे साथियों, वो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करने की डेट है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। और प्रस्तावना में से ग्रेड फर्स्ट स्कूल वैकेता में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रस्तावना को अच्छे से कंठस्थ कर लें। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को प्यारे साथियों सेशन पसंद आया है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, आप लोगों को सेशन को शेयर करना है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आर.एस. विकास चौधरी टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप प्यारे साथियों दिए गए नंबरों पर 9214534843 पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ उसी गंभीर विद्यार्थी को मिलेगी जिसने सेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ा, कमेंट किया, सुना और कुछ नोट्स बनाने की कोशिश की। बाकी प्यारे साथियों, आप कितने भी मैसेज करेंगे ना, मैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं भेजूंगा, क्योंकि पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको मनोयोग तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप मनोयोगपूर्ण तैयारी करेंगे ना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में पूर्ण मनोयोग से तैयारी करेंगे आप लोग, तो दुनिया की पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने में लग जाएगी। तो सेशन पसंद आया तो शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।